बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ पनिशमेंट। टाइप ऑफ पनिशमेंट हमारी जो टॉपिक है ये था जो क्रिमिनल्स हैं उनके ट्रीटमेंट और उनकी रिहैबिलिटेशन, उनके हवाले से ये आता है। क्रिमिनल की जो रिहैबिलिटेशन है वो तीन जो मेथड हैं उनसे होती है, जो मैं आज तक मैंने रीड आउट किए। तो एक तो ये है कि थ्रू पनिशमेंट, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, कि एक तो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट के ज़रिए उनकी रिहैबिलिटेशन होती है। तो उसके अलावा बाकी कुछ एक्शंस ऐसे हैं, जो पनिशमेंट है ये जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, इसके थ्रू एक्शंस लेती है गवर्नमेंट, तो वो पनिशमेंट में आ जाते हैं। इसके अलावा हमने पैरोल और प्रोबेशन ऑलरेडी पढ़ा है, उससे रिहैबिलिटेशन होती है क्रिमिनल्स की, तो ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो उसके अलावा ये तो स्टेप्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सोसाइटी का, कोई भी किसी भी स्टेट का, उसके थ्रू पनिशमेंट दी जाती है क्रिमिनल्स को। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो सोसाइटी है उस लेवल पर प्राइवेटली जो सोसाइटी ने लेने होते हैं। जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, डेवियंस एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए दो तरह से हो गई। तीसरे नंबर पे ट्रीटमेंट आता है कि ऐसे लोग जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट के ज़रिए की जाती है, जिसमें रिहैबिलिटेशन हमने पैरोल और प्रोबेशन और उनका जो क्रिमिनल्स हैं उनका ट्रीटमेंट पढ़ा जाता है। एक ऐसा आदमी जो नशा करता है तो उसको अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो ये सोल्यूशन नहीं है। एक ऐसा आदमी जो गुर्बत की वजह से चोरी करता है उसको आप जेल में डाल दें, सोल्यूशन नहीं है। जब तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, अल्टीमेटली वो बाहर निकलेगा अपनी कैद पूरी करके, तो वो फिर वही क्राइम करेगा। तो जो जड़ है मेन, उसका अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो तीन लेवल्स हैं। एक पहला लेवल है ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स थ्रू पनिशमेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है। दूसरा, सोसाइटी की बेस पे कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको थ्रू एजुकेशन, थ्रू प्रॉपर सोशलाइजेशन, उनकी तरबियत, रिहेबिलिटेशन। जो सोसाइटी में कुछ एनजीओज, टीचर्स, जो रिलीजियस लीडर, मौलवी हजरात हैं, वो इस्लाम की रोशनी में उनकी एक अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं, सोसाइटी तरबियत कर रही होती है। कोई ऐसा बंदा जो गुर्बत की वजह से, गुर्बत के हाथों तंग आके चोरी या दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, अगर उसको आप ज़कात या सदका की शेप में या राशन तकसीम करने की शेप में किसी न किसी तरह उसको हेल्प कर देंगे, तो वो गुर्बत की वजह से अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो नहीं होगा। ऐसी कई और वजूहात हो सकती हैं जिसकी बेस पे मिसाल के तौर पे एक ऐसा बंदा है उसका किसी अजीज की डेथ होगी, किसी ने कत्ल कर दिया, तो वो पुलिस के पास जाता है, तो करप्शन की वजह से जो क्रिमिनल है वो पुलिस को कुछ दे दिला के किसी न किसी तरीके से बच जाता है। उसमें जो बदले की आग होती है उसकी बेस पे भी कुछ लोग क्राइम करते हैं। कि सोसाइटी का एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान को उसकी की सजा मिले ताकि इंसाफ हो। तो इस तरीके से सोसाइटी के लेवल पे कुछ जो क्रिमिनल्स हैं उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तीसरी, रिहेबिलिटेशन, पैरोल, प्रोबेशन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। और उसके अलावा दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम जो क्रिमिनल हैं उनका ट्रीटमेंट और उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स थ्रू पनिशमेंट। पनिशमेंट के ज़रिए जो क्रिमिनल है उनका ट्रीटमेंट करना ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ दोबारा से ना जाएं। In a well-established society, punishment is a source of stabilization of society. एक जो अच्छी स्टेबलिश सोसाइटी है उसमें जो पनिशमेंट है वो जो रोल प्ले करती है सोसाइटी को स्टेबल करने की, ताकि सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन ना आए, डिस्टर्बेंस ना आए। उसके लिए सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए पनिशमेंट किसी भी सोसाइटी में लॉन्च की जाती है। इस पनिशमेंट को जो सोशियोलॉजी की टर्म है उसमें सैंक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो ये एक तो सैंक्शन फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल जो सैंक्शन होती है वो पनिशमेंट जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान पिनल कोड के तहत दी जाती है। इनफॉर्मल जो सैंक्शन होती है वो सोसाइटी की तरफ से, मिसाल के तौर पे कोई आदमी कत्ल कर दे तो सोसाइटी उसको बुरा भला कहती है, बुरे तरीके से देखती है, उसको अच्छा नहीं समझती।
तो वो भी एक प्रेशर होता है जिसकी बेस पे इंसान क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ कम जाता है या बाज रहता है। सोसाइटी का एक प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ अ पर्सन कमिट अ क्राइम एंड ही हैज लेफ्ट फ्री विदाउट एनी लॉफुल प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट। अगर कोई आदमी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, उसको बिना किसी पनिशमेंट प्रोसीजर के या कोई लीगल एक्टिविटी के बगैर उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो होगा क्या, वो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसली जो जो दोबारा से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्रिएट करेगा, जो पर्सनल उसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी और सोसाइटी के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो थ्रू पनिशमेंट हम जो क्रिमिनल्स हैं उनके जो थॉट्स हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते, जो क्रिमिनल्स हैं उनका जो बिहेवियर है उसको थ्रू पनिशमेंट कंट्रोल किया जाता है। इंसान के पास इसके ऊपर एक प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से कि अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा तो उसके बदले मुझे सजा मिलेगी, मुझे भी फांसी पे लटका दिया जाएगा। ऐसा एक फियर होता है पनिशमेंट का, तो इंसान क्रिमिनल एक्टिविटीज वाली साइड पे कम जाता है, क्योंकि लॉ का एक डर होता है, सोसाइटी का एक डर होता है इसे। तो ये कहता है कि अगर पनिशमेंट क्यों ज़रूरी है, अगर एक इंसान को पनिशमेंट के बिना कोई भी लॉफुल जो प्रोसीजर है इसके बिना उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए, उसको पनिशमेंट ना दी जाए, उसकी कोई रेमेडी ना की जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसको छोड़ दें, तो अल्टीमेटली वो दोबारा से फिर क्रिमिनल एक्टिविटी वाली साइड पे जाएगा, क्योंकि आज़ाद है, उसे पता है कि मैं ना पहले मुझे कुछ हुआ ना नेक्स्ट मुझे कुछ होना है। तो इंसान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाली साइड पे दोबारा से जाने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से पनिशमेंट रखी गई है। तो ये एक पनिशमेंट। उसके बाद पनिशमेंट है क्या, इन अ लीगल सेंस पनिशमेंट मीन पेनल्टी इन्फ्लिक्टेड यानी इम्पोज ऑन एन ऑफेंडर आफ्टर फाइंडिंग अ गिल्ट। जब किसी ऑफेंडर में, किसी क्रिमिनल में गिल्ट जो है वो साबित हो जाए कि उसने वाकई ये काम किया है, तो उस पे एक पेनल्टी की शेप में इम्पोज, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है जो इम्पोज कर दी जाती है, इस चीज़ को पनिशमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ये डिक्शनरी ब्लैक लॉ, इसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है इसकी क्या डेफिनेशन है, एनी फाइन, कोई भी जुर्माना, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन अ पर्सन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के ज़रिए किसी भी इंसान के ऊपर जो पेनल्टी डाल दी जाए, जुर्माना डाल दिया जाए, जो अथॉरिटी है लॉ की, जिसको लॉ ने अथॉरिटी दी है, यानी कोर्ट, पुलिस, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं, तो यह जजमेंट के बाद अगर किसी इंसान के ऊपर पनिशमेंट डाल दी जाए, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल जो ये जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है इसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट की डेफिनेशन बताई है। एंड सेंटेंस ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की तरफ से इसको सजा दी जाती है फॉर सम क्राइम, किसी जुर्म के अगेंस्ट, या ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, जो ऑफेंस कोई और ऐसी लीगल एक्टिविटी वो करता है उसके बदले में, फॉर हिज मिशन, जो उसने की ड्यूटी इंजॉयड बाय लॉ, जो भी लॉ ने इसकी पनिशमेंट रखी है, जो उसका प्रोसीजर है, जजमेंट है, उसके बाद जो कोर्ट्स को सजा देती है या अथॉरिटी जो है वो सजा देती है, जो लॉ ने जिसको जो इख्तियार दिया है, ऐसी जितनी भी जो एजेंसीज हैं जो इंसान को सजा देती हैं, तो वो चाहे फाइन हो या पेनल्टी हो या उसकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या उसकी डेथ की शेप में हो, जो भी सजा दे दी जाए जो कोर्ट की तरफ से एक प्रोसीजर के तहत होती है, कोर्ट उसको सजा सुनाती है। ये हर किस्म की सजा वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस पनिशमेंट में आती है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है पनिशमेंट के, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड पनिश्ड इज इंटेंडेड टू हैव डबल इफेक्ट एज अंडर। जो किसी भी क्रिमिनल को पनिशमेंट दी जाती है उसके वो कहता है कि डबल इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से डबल इफेक्ट, एक तो पहले नंबर पे है प्रिवेंशन ऑफ रिपीशन, रिपीट नहीं करता वो दोबारा। ऐसा बंदा जो क्रिमिनल एक्टिविटी करे उसको सजा मिल जाए तो उसकी जो रिपीटेशन है
उसको कंट्रोल करने के लिए सजा दी जाती है। क्रिमिनल की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो इन फ्यूचर रिपीट ना हो, इस वजह से एक तो सजा दी जाती है, पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है प्रिवेंशन ऑफ अदर्स। जब दूसरे लोग देखते हैं कि एक बंदे ने जुर्म किया, उसको ये सजा मिली, दूसरे लोग उससे सबक लेते हैं, उसके जरिए दूसरे लोग भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो करने से बाज रहते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं कि फलां बंदे ने कत्ल किया था, उसको सजाए मौत होगी या उसको उम्र कैद होगी। उसकी बेस पे जब देखते हैं कि सजाए मौत होगी, दूसरा बंदा कत्ल करते हुए सोचता है कि अगर मैं भी कत्ल करूंगा तो मुझे भी सजा मौत हो जाएगी। तो एक तो जो क्रिमिनल है उसकी रिपीटेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए सजा दी जाती है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिवेंशन ऑफ अदर। इसमें यह है कि एक तो दूसरे लोग जो देखते हैं वो उससे बचते हैं, सजा से बचने जब बचने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली क्राइम रेशियो नीचे आती है, और दूसरे जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो उनकी हिफाजत रहती है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन वही जो हमने पैरोल और प्रोहिबिशन में ऑलरेडी लिया है। तो रिहेबिलिटेशन में क्या कहता है कि प्रिवेंट्स फ्यूचर क्राइम बाय अल्टरिंग द जो डिफेंडेंट्स बिहेवियर। जो ऐसा बंदा जो क्रिमिनल एक्टिविटी करता है उसके जो बिहेवियर है, डेविएंट बिहेवियर उसका, उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी रिहेबिलिटेशन की जाती है ताकि इन फ्यूचर वो दोबारा ऐसी एक्टिविटी ना करे। मिसाल के तौर पे एक आगे एग्जांपल दे रहा है कि रिहेबिलिटेशन इंक्लूड्स एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम। जुवेनाइल, अगर कोई छोटा बच्चा है वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, उसको अगर जेल में डाल दिया जाए तो उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं होगी। वो जैसे ही बाहर आएगा दोबारा से वो क्राइम करेगा। अगर उसको साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल कोई इशू है तो उसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है। अगर कोई बच्चा है उसको एजुकेशन के ज़रिए ऐसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनसे रोका जाता है। फिर बजाय इसको कि जेल में भेजा जाए तो उसको वोकेशनल प्रोग्राम्स में भेज दिया जाता है ताकि वो कोई स्किल्स सीखे, उसके बाद अपना जो बाइज्जत रोज़गार कमाने की कोशिश करे। उसके बाद ट्रीटमेंट सेंटर प्लेसमेंट है कि उसको ट्रीटमेंट सेंटर में भेज दिया जाए। ऐसा आदमी जो ड्रग्स लेता है उसको अगर आप जेल में डाल भी देंगे तो जब बाहर निकलेगा उसकी जो हैबिट है वो पहले से डेवलप है, दोबारा से आके वो फिर वही ड्रग लेना स्टार्ट कर देगा। तो उसका, अगर इसके अलावा अगर किसी को नफ्सियाती की प्रॉब्लम है, उसकी बेस पे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसका भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी के जीन्स में कुछ ऐसी फॉल्ट नजर आ जाए या कि उसकी बायोलॉजिकल कोई इसको इशू है जिसकी बेस पे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, तो उसका भी उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो आफ्टर जो उसकी पनिशमेंट है उसके बाद वो क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे। रिहेबिलिटेशन में जेल में नहीं भेजा जाता उसको, प्रोबेशन पे कोर्ट भेज सकती है या पैरोल पे, ताकि वो आधी सजा पूरी हो जाए उसके बाद उसको पैरोल पे भेज दिया जाता है ताकि वो मजीद क्रिमिनल के साथ ना रहे। तो या उसका किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए तो उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो हो जाए, और उसके बाद उसकी काउंसलिंग है वो की जाती है ताकि वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो इन फ्यूचर रिपीट ना करे। ये तीन ऑब्जेक्टिव थे पनिशमेंट के। उसके बाद है काइंड ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की इकसाम। तो पहले जो आप रो देख रहे हैं इसमें इस्लामिक जो पनिशमेंट की टाइप्स हैं वो आपको नज़र आ रही है। दूसरी रो में आप देख रहे हैं कि वो जो हमारी जो मौजूदा हैं वो भी नज़र आ रही है। पहला क्यास है, दियत है, अर्श है, दमन है, ताज़ीर है, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, फिर इम्प्रिजनमेंट सिंपल आ गई फिर है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये कुछ सजाएं हैं ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनका जो बिहेवियर है उसको रोकने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सज़ा दी जाती है ताकि इन फ्यूचर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रिपीट ना करे। फिर जैसा उसका जुर्म होगा उस हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है। ये डिफरेंट काइंड्स हैं सज़ा की, वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है किसास। किसास इस्लामिक वर्ड है और ये फर्स्ट पनिशमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो
punishment which has provided in section 53 of Pakistan Penal Code 1860। तो 1860 का जो पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 53 है, उसमें ये सजा मौजूद है। किसास का मतलब क्या होता है? किसास का मतलब होता है टू कॉपी टू अदर। किसास बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल लाइफ फॉर द लाइफ, एन आई फॉर एन आई। इसका मतलब है कि किसास होता क्या है कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसके बदले उसको वैसी ही सजा दी जाए जैसा वो जुर्म करता है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी कोई किसी की आंख ज़ाया कर देता है तो उसके बदले में उसकी भी आंख ज़ाया कर दी जाए ताकि उसको एहसास हो जाए। अगर कोई कत्ल करता है, जिस तरीके से वो कत्ल करता है उसी तरीके से उसको कत्ल कर दिया जाए। ये कसास कहलाता है, ताकि जो इंसान है उसको सबक मिल सके और दूसरे उससे सबक ले सकें, तो रिपीटेशन है वो ना हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस्लामिक सज़ा है जो ये सबसे सख्त समझी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करना है और जो दूसरा विक्टिम होता है उसको इंसाफ दिलाना होता है। इंसान का जो बिहेवियर है उसमें ये चीज़ रखी गई है कि जब तक इंसान बदला ना ले ले उस वक़्त तक उसके अंदर एक रंजिश रहती है, एक खलल रहता है, तो वो सैटिस्फाई फील नहीं करता, वो डिस्टर्ब रहता है। तो किसास इसलिए लॉन्च की गई है कि जैसी एक क्रिमिनल जैसा कोई एक्ट करता है, किसी का हाथ ज़ाया कर देता है, किसी की आँख ज़ाया कर देता है या किसी को कत्ल कर देता है, उसके बदले में उसको सेम सज़ा दी जाए। तो हो उससे ये होगा कि जो दूसरा विक्टिम है उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाए बड़ी बेदर्दी के साथ, उसके बदले में जो मेथड क्रिमिनल ने अपनाया है उसको कत्ल करने के लिए सेम मेथड से उसको सज़ा दी जाए, उससे जो उसके गुस्सा है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जी इंसाफ हो गया, जैसे इसने किया था वैसे इसके साथ हो गया। तो उससे ये कि जो दिल में रंजिश होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो जो उसके गुस्सा होते हैं वो उनके दिल से ख़त्म हो जाता है। तो ये इफेक्टिव भी समझी जाती है और इसको काफ़ी सख्त भी समझा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ किसास इज इक्वलिटी और सिमिलरिटी। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है किसास का वो दोनों के दरमियान इक्वलिटी कायम करना है। जो क्रिमिनल है उसने जिस तरीके से किसी को कत्ल किया उसी तरीके से अगर उस क्रिमिनल को कत्ल कर दिया जाएगा तो इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर आ जाएगी, सिमिलरिटी आ जाएगी, ताकि किसी को किसी दूसरे के ऊपर फौकियत नहीं होती। तो किसास लॉन्च करने का मेन मकसद ही यही था। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है किसास का? इट एम एट टू काज सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द convict as far possible, keeping in view opinion of authorized medical officer as offender cause to the victim। जैसी वो सजा किसी विक्टिम को देता है, जैसा वो क्राइम करता है एक क्रिमिनल, जैसी वो जिस शिद्दत से या जिस तरीके से कत्ल करता है, वो मेडिकल जो ऑफिसर होता है, मोस्ट डॉक्टर होते हैं, बोर्ड होता है पूरा, वो डिक्लेयर करते हैं कि किस तरीके से इसने कत्ल किया, कितनी इसने वो सजा दी, कितना इसने जुर्म किया, कितना हर्ट किया किसी को। उसी तरीके से पॉसिबल जो उस यही है कि उसी तरीके से उसको पनिशमेंट भी दी जाए ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे बाज रहे और इंसाफ का जो तकाजा है वो पूरा हो सके। फिर है व्हेन किसास अवार्डेड। जो किसास है वो कब दिया जाता है? किसास कैन बी अवार्डेड एज अ पनिशमेंट ओनली फॉर टू ऑफेंस ऑफ फॉलोइंग। एक तो है कत्ले आम, किसी को जानबूझकर कत्ल कर देना, तब ये इम्प्लीमेंट होती है, या किसी को हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, जख्मी कर देना, तब ये किसास लागू होती है। अगर कोई किसी की आंख ज़ाया करता है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, कोई किसी की गंजी कर देता है तो उसके बदले इसको भी वैसी ही सज़ा रिपीट की जाती है ताकि उसको सबक मिले और जो दूसरा बंदा है उसके साथ इंसाफ हो सके, सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाए और सिमिलर जो पनिशमेंट है वो मिल जाए, ताकि जो गुस्सा है उसकी जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो सके। दूसरे नंबर पे आती है दियत। दियत किसास का ही एक समझने के जुर्माने की शेप है।
तो दियत मीन कंपनसेशन ग्रांट टू heirs ऑफ टायर विक्टिम बाय द ऑफेंडर्स। जो दियत है ये कंपनसेशन है, जुर्माना है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो जिसने किसी को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद उसके जो कमाने वाला वही बंदा था जिसको कत्ल कर दिया, जो मकतूल है। फैमिली का एक सहारा था अकेला वो भी, और उसके बाद फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो अगर जो कातिल है वो फैमिली को ऑफर करे कि मुझसे ये जो गुनाह हुआ है, जो कत्ल हुआ है, इसके बदले में मुझसे आप वो ले लें, फाइन ले लें, जिसको दियत का नाम दिया गया है, तो इसके बदले में मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो इस्लामिक लिहाज से इसको दियत कहते हैं। और अगर जो वर्षा है वो चाहें तो उसके बदले में भारी जो जुर्माना है उससे ले सकती है, ताकि जो मकसद इसका ये होता है कि जो फैमिली है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला था। उसके बाद जो फैमिली है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार होगी, पॉवर्टी का शिकार होगी, वो दूसरे मसाइल में गिर जाएगी, बच्चों की एजुकेशन का खर्च होगा। तो दियत के ज़रिए जो क्रिमिनल है या जो कत्ल करता है, मर्डर है, वो जुर्माना देता है। वो जो जुर्माना है उसको दियत का नाम दिया गया है। और ये गुस्सा अगर चाहे तो वो उसको कत्ल करने के बदले या सज़ा के बदले में वो जुर्माना रिसीव कर लेते हैं। तो इस चीज़ को दियत कहते हैं। In the definition, the words heir of victim have been used, not the word the victim of his heirs। इसका मतलब है कि जो विक्टिम कत्ल हो गया है उसको जो दियत है वो नहीं दी जाती, क्योंकि जो कत्ल हो गया है उसके जो वर्सा हैं वो दियत वसूल कर सकते हैं। लेकिन जो कत्ल हुआ है उसको तो सारी बात नहीं दिया जा सकता कोई भी जुर्माना। So it means that diyat is a compensation payable only in case of कत्ल, not in case of hurt। अगर आप किसी को कत्ल करते हैं, दियत सिर्फ उस शेर में लागू होती है, उसके वर्सा को दी जाती है। अगर आप किसी को जख्म पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, उसके बदले में दियत नहीं लागू होगी। फिर उसके बदले में नेक्स्ट जो हमारी पनिशमेंट की टाइप्स है उसको अर्श कहते हैं, वो लागू होगी। तो जो दियत है ये वर्सा को दी जाती है। तो किसी को जख्म कर देने के बदले में जो कंपनसेशन है, जुर्माना है, उसको दियत नहीं कहेंगे, उसको अर्श कहते हैं। जो वो नेक्स्ट टाइप है जो हम रीड आउट करने जा रहे हैं। और जो दियत है ये कत्ल के बदले में जो जानबूझ के कत्ल किया जाता है उसके बदले में जो मकतूल है उसकी फैमिली को दी जाती है। ये दियत जो विक्टिम है उसको नहीं जाती। Then a simple definition of diyat means financial compensation which is paid to his heirs of victim by offender। जो offender है, जो victim के वर्सा हैं, उनको पे करता है। फाइनेंशियल कंपनसेशन है, फाइनेंशियल एक जुर्माना है जो वर्सा वसूल करते हैं मकतूल के। जो कातिल है वो पे करता है वर्सा को। राइट ऑफ दियत, दियत इज राइट ओनली heirs of the victim who has been killed। ऐसा आदमी जो मकतूल है उसके जो वर्सा हैं, लीगल जो उसके वर्सा हैं, उनको जो कंपनसेशन है सिर्फ उन्हीं का राइट है कि सिर्फ वही रिसीव कर सकते हैं, कोई और रिसीव नहीं कर सकता। फिर है वैल्यू ऑफ दियत। वैल्यू ऑफ दियत जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड जो 1860 कोड जो है उसने फिक्स एक अमाउंट दियत की हुई है जो 30,630 ग्राम चांदी है। ये फिक्स अमाउंट है, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी जो सज़ा है इसके बाद हम पढ़ेंगे वो इसकी एक परसेंटेज होती है स्पेसिफाई, जिसको अर्श कहते हैं। लेकिन जो दियत है ये एक फिक्स्ड प्राइस है ऑलरेडी। जो आपका जो पिनल कोड है 1860 उसमें फिक्स ये अमाउंट पहले से डिक्लेयर है, जो कि कत्ल के बदले में 30,630 ग्राम चांदी है। ये सज़ा उसको कंपनसेशन इतना जुर्माना कम से कम पे करना पड़ेगा। इट शुड बी कीप्ड इन व्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ ऑफेंडर एंड विक्टिम ऑफ एयर।
यानी कि फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको देख के ये फिक्स की जाती है जो दियत है। अगर इसका मतलब ये है कि एक बंदा ऐसा है जो बहुत गरीब था या क्रिमिनल गरीब है, वो यानी कि जो मकतूल है अगर उसको कत्ल कर दिया गया, वो एक गरीब आदमी था, आम आदमी था, तो फिर तो ये फिक्स है। अगर एक ऐसा बंदा जो सोसाइटी में काफ़ी मकबूल था, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा था, एक टीचर था या कोई अच्छा वकील था, उससे सोसाइटी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, तो अगर उसको कत्ल कर दिया जाए तो अल्टीमेटली सोसाइटी को भी नुकसान होता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से कोर्ट इसको बढ़ा भी सकती है, जो दियत की रकम होती है। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो उस जितनी ये 30,630 ग्राम जो चांदी है उसके जितनी अमाउंट बनती है बदले में, वो अमाउंट फिक्स की जाती है जो बुरसा को दी जाती है। नेक्स्ट है जी केसेस वेयर पेड दियत। कौन सी ऐसी केसेस हैं जिनमें पे की जाती है? एक पहला केसेस है वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ल आमद इज नॉट लायबल टू क्यास। अगर क्यास लागू हो गया उसके ऊपर, यानी कि उसको कत्ल के बदले कत्ल ही करना है, क्यास लागू हो गया, इस सेप में वो दियत नहीं देगा, सिर्फ कत्ल के बदले में कत्ल होगा। अगर वो किसी को जख्म करता है तो जख्मी कर देता है, तो उसके बदले में उसको वही उसी शेप का जख्म दिया जाता है, ना कि साथ कंपनसेशन या कोई ऐसा इशू आता है। तो अगर किसास लागू हो जाए तो दियत लागू नहीं होगी। इन दोनों में सिर्फ एक सजा होती है। वेयर किसास इज नॉट इन्फोर्सेबल, वही बात आ गई कि अगर किसास नहीं लागू, यानी कि किसी को किसास की सजा आ गई कि कत्ल के बदले में कत्ल किसी को कर दिया जाए, तो अगर वो लागू ऐसी सिचुएशन लागू नहीं है तो दियत नहीं दी जाएगी। अगर पहले तो ये है कि अगर वो किसी को अरादतन कत्ल करता है, उसको उसके बदले में कत्ल ही करना है, तो आपको दियत नहीं दी जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर किसास की सजा उसकी नहीं बनती, जुर्म छोटा है, तो इस शे में भी दियत नहीं दी जाती। नेक्स्ट जो पनिशमेंट की टाइप है वो है अर्श। अर्श एक स्पेसिफाइड मॉनेटरी कंपनसेशन है, यानी कि मनी की शेप में, रकम की शेप में ये कंपनसेशन है जो दियत की कुछ परसेंटेज होती है जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनके ऊपर लागू की जाती है। तो जो दियत है उसमें अर्श में एक स्पेसिफिक फ़र्क ये है कि जो दियत है उसकी जो सज़ा है ऑलरेडी, जो लॉ है पाकिस्तान पिनल कोड है पीपीसी, उसमें ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन अर्श की जो सज़ा है वो कोर्ट स्पेसिफाई करती है अकॉर्डिंग टू जो जुर्म होता है, इसका क्रिमिनल एक्टिविटी है, जितना बड़ा जुर्म होगा उतना ज़्यादा उसको जुर्माना किया जाता है, जिसको अर्श कहते हैं। अगर माइनर जुर्म होगा, किसी ने इशारा, जो रूल है इशारे पे गाड़ी में रोकी, तो उसकी सज़ा छोटी है। किसी को अगर कोई बाजू फ्रैक्चर कर दिया जाए, कोई ऐसी सज़ा दी जाए, तो अगर छोटी सज़ा होगी तो उसका जुर्माना भी छोटा होगा, अगर बड़ी सज़ा होगी तो जुर्माना भी बड़ा होगा। कत्ल के हिसाब से ये चीज़ मेंशन की जाती है। तो ये अदालत जो कंपनसेशन को स्पेसिफाई करती है जुर्म की नोयत को देख के। लेकिन दियत में पहले से जुर्माना फिक्स है कि मिनिमम ये जुर्माना होगा। तो दियत की कुछ परसेंटेज, यानी कि दियत में एक जैसे कत्ल है उसकी एक सजा रख दी गई है कि अगर किसी का बाजू काट दिया जाएगा तो उसकी इतनी दियत है। तो अर्श में अगर किसी को वैसा ही कोई मिलता जुलता नुकसान है, जितनी परसेंटेज नुकसान की है उसी हिसाब से दियत से कुछ परसेंटेज में अर्श जो है वो लागू होती है। अर्श क्या चीज़ है देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अर्श क्या है? अर्श मीन्स कंपनसेशन विच इज पेएबल बाय ऑफेंडर टू द विक्टिम और हिज heirs। अर्श जो है वो जो विक्टिम है उसको भी दी जाती है या उसके जो वर्सा हैं उसको भी दी जाती है, लेकिन जो दियत थी वो सिर्फ वर्सा वसूल करते हैं जो
विक्टिम है वो वसूल नहीं करता, ये भी इनमें एक डिफरेंस है। अर्श मीन स्पेसिफाइड मॉनेटरी कंपनसेशन विच इज अवार्डेड थ्रू ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के जरिए जो अवार्ड की जाती है जो वर्सा हैं उनको या विक्टिम को, एंड गिवन बाय विक्टिम, जो विक्टिम को दी जाती है, और एयर्स या वर्सा को दी जाती है ऑफ विक्टिम बाय द ऑफेंडर्स, जो ऐसा बंदा जो जुर्म करता है, ऑफेंस करता है, क्रिमिनल है, उस वो पे करता है वर्सा को या उसको विक्टिम को जिसको उसने नुकसान पहुंचाया होता है कुछ, तो उसको उसने पे करनी होती है कंपनसेशन कोर्ट ऑर्डर के जरिए, ये चीज़ अर्श कहलाती है। फिर अर्श इन्फोर्स किस जगह पे होती है? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड, अर्श इज इन्फोर्सेबल इन मोस्ट ऑफ हर्ट केसेस, ऐसे केसेस जिधर आपने किसी को जख्मी किया होता है, नुकसान पहुंचाया होता है, ज्यादातर ऐसे केसेस में अर्श लागू होती है। फिर वैल्यू क्या है अर्श की? अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 वैल्यू ऑफ अर्श इज assessed at the certain percentage of value of दियत, यानी कि मैंने बताया कि दियत की कुछ वैल्यू जो है परसेंटेज, जो नोयत को देखा जाता है कि जितना बड़ा जो उसको कट लगा है, जितना बड़ा जख्म है, उस हिसाब से उसी परसेंटेज उसको अर्श लागू होती है। Reality is that such percentage is different for commission of different heart. आप जिस तरह का किसी को नुकसान पहुंचाते हैं उसी तरह की कंपनसेशन है। आप सख्त किस्म का किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको जो अर्श है वो भी शदीद किस्म की आप पे करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल किस्म का किसी को छोटा सा नुकसान देते हैं तो आपको छोटी सी सजा होगी, सिंपल सी। तो पेमेंट ऑफ अर्श विल बी पेएबल लमसम, यानी कि आप या तो नकदी पे कर सकते हैं इसको, या फिर इंस्टॉलमेंट की शेप में आप पे कर सकते हैं, जो कि 3 साल का एक पीरियड है। जो फाइनल जजमेंट आपका जो फाइनल डिसीजन आता है उस डिसीजन से लेके जो 3 साल का पीरियड है, या तो आप इंस्टॉलमेंट की शेप में वो पे करते हैं, या फिर आप जो है लमसम एक ही बार में दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो ये इसका पेमेंट का एक मेथड था। तो फिर टाइम फॉर पेइंग अर्श, 2 मिनट टाइम रह गया, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म करने की। अर्श शैल बी पेएबल विद द टाइम स्पेसिफाइड कोर्ट एंड ऑफेंडर्स में बी केप्ट इन जेल। अगर ऐसी केस है कि आपको लगे कि जो क्रिमिनल है या ऑफेंडर है वो आप पे नहीं कर पा रहा, अर्श की जो अमाउंट है उसको जेल में रखा जा सकता है उस वक्त तक जब तक वो पे ना कर दे। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर वो उसके बदले में कोई जमानत या कोई चीज़ जमानत के तौर पे रखवा देता है कि जब तक मैं पे ना कर दूं ये मेरी चीज़ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये कोर्ट अपने पास रख ले, तो इस शेप में कोर्ट उसको बेल भी दे सकती है। केस वेयर पेड, कौन से ऐसे केस हैं जिधर ये पे की जाती है? अटेम्प्ट टू कमिट कत्लेआम, अरादतन किसी को कत्ल करने की कोशिश जब की जाती है। फिर है इतलाफ अजू, जब किसी को कोई आपका जिस्म का कोई पार्ट्स है, अजू है, उसको आप तल्फ कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं, तब ये अर्श लागू होती है। व्हेन किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसास लागू ना हो, तो इस ऐसी सिचुएशन में भी जो अर्श है उसको लागू किया जाता है। तो नेक्स्ट जो होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में दमन होगी। तो ये इस्लामिक जो हमने टाइप्स किसास और दियत अर्श 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इधर तक कोई समझ नहीं आई, टाइम कम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।